हेलो बच्चों, आज हम लोग ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने कल मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन पढ़ रखा है, मास परसेंटेज, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4। ये क्वेश्चन दिया है आपको, तो इसमें आपको क्या निकालना है? देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना चाहिए और क्या दिया है वो निकालना है। व्हाट इज गिवन, जब दिया है फिर क्या निकालना है? व्हाट इज टू आस्क्ड, what is asked in the question, what is given in the question, then we will definitely look the answer of the question. So first one, given, क्या दिया है? given क्वेश्चन में दिया है बेंजीन। जब भी किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नाम दिया गया हो रहता है तो इनडायरेक्टली मोलर मास भी दिया रहता है अगर हमें जरूरत पड़े तो। ठीक, तो हमें फिलहाल में क्या निकालना था? दिया क्या है? बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। दिक्कत इसमें भी आती है। तो यहाँ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? देखिए, बेंजीन एंड टेट्राक्लोराइड इफ CCl 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। यानी बेंजीन का कितने ग्राम डिसॉल्व है? 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन CCl4। यानी बेंजीन है यहाँ सॉल्यूट एंड CCl4 है यहाँ सॉल्वेंट। तो बेंजीन सॉल्यूट है, यानी आपको बेंजीन का मास दिया गया, यानी कंपोनेंट 2 क्या है आपका? कंपोनेंट 2 क्या है आपका? ये है आपका बेंजीन। और कंपोनेंट 1 क्या है आपका? CCl4। ठीक है, पहले हम सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड कर लें, उसके बाद जो सॉल्यूट की चीजें दी गई हैं वो सब हम नोटिस करके कायदे से लिख लें। तो क्या क्या दिया है देखिए, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये कौन सा सिंबल है? सॉल्यूट का मास दिया है ना, बेंजीन सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के मास को हम कैसे डिनोट करते हैं? W2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्यूट W2। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस सीधे सीधे आप क्या दिया गया है उसको लिखते जाइए। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, W2 से डिनोट करते हैं 22 ग्राम। अभी आप सीख रहे हैं तो पूरा आप यहाँ सेंटेंस भी लिख रहे हैं, अदरवाइज ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली लिख लो W2, क्योंकि आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट को W2 से ही डिनोट करते हैं। देन और क्या दिया है? नाम दिया है सॉल्यूट का, तो अगर मोलर मास की जरूरत है तो हम निकाल सकते हैं। यानी M2 भी दिया है, लेकिन अभी आपको मास परसेंटेज निकालना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मास परसेंटेज में मोलर मास की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सॉल्यूट सॉल्वेंट का हमें मास चाहिए। तो इसीलिए वैसे अगर हम चाहें तो इससे M2 भी गिवन है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, क्योंकि बेंजीन का नाम दिया है। अब देखिए CCl4 यानी W1 दिया है, तो यहीं पे लिख लें क्या क्या दिया है, सब लिख लेंगे। W1 कितना दिया है हमको? CCl4 का 122 ग्राम। या इसको हम शुरू में आप कर रहे हैं तो इसको लिखिए, नहीं तो सीधे सिंबल लिखिए और जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए। सिंबल के फॉर्म में आपको क्वेश्चन को बदल लीजिए, फटाफट पोस्टमार्टम करिए, क्या क्या दिया है सिंबल में लिखिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। पूछा क्या है आपसे? मास परसेंटेज पूछा है। किसका पूछा है? ऑफ बेंजीन, यानी सॉल्यूट का मास परसेंटेज पूछा है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है मास परसेंटेज निकालने के लिए? आपने क्या पढ़ रखा है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या होगा? मास ऑफ बेंजीन थोड़ा उधर अपनी रेंज से बाहर जा रहा है, ये दिखेगा नहीं, तो हम इधर लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन।
इक्वल टू, या बेंजीन क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालने के लिए या तो आप ऐसे लिखो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इंटू 100, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, या शॉर्टकट सिंबलाइज फॉर्मूला लिख दीजिए कम जगह में और जल्दी हो जाएगा, W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100, वही बात है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास काय के बराबर W1 प्लस W2 के बराबर है, तो ये आ गया आपका इतना। W2 कितना है यहाँ पर, W2 है 22 ग्राम अपॉन W1 है 122 प्लस 22 इंटू 100। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 15.28%। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं इसके लिए कंपोनेंट 1 का मास परसेंटेज। तो कंपोनेंट 1 का मास परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो वो भी इसी तरह से निकालेंगे हम, अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। जैसे जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है उस कंपोनेंट को हम ऊपर रख देंगे और नीचे सॉल्यूशन का मास रख देंगे, बस इतनी सी बात है। तो W1 यहाँ पर कितना है 122 अपॉन 122 प्लस 22 इंटू 100, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 84.72% आएगा। ठीक है, दिया गया 84.72%। बुद्धिमानी इसमें है कि दोबारा से हम यह कैलकुलेट करने के बजाय सीधे मैंने आपको बताया था मास परसेंटेज ऑफ CCl4 हम कैसे और निकाल सकते हैं, सीधा 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तब भी ये निकल आएगा, यानी 100 माइनस बेंजीन का मास परसेंट कितना है 15.28, तो ये आ गया 100 में से इसको घटाएंगे तब भी वही आ गया 84.72। तो फिर हमें अननेसेसरली मल्टीप्लाई क्यों करना है और डिवीजन क्यों करना है, इसीलिए इस मेथड से ना निकाल के एक कैलकुलेशन करके तो निकालना पड़ेगा, लेकिन दूसरे के लिए आप यहाँ प्रिफरेबली इस तरह से लिखिए 100 माइनस आ गया, दूसरे कंपोनेंट का भी मास परसेंटेज आ गया। चलिए अब एक दूसरा सवाल लगाते हैं बच्चों, हमारे लिए अब दूसरा क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन जब भी दिया है, क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन का क्वेश्चन जब भी हम कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या है। तो देखिए किसको किसको घोला गया है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, किसको घोला गया है, किस में घोला गया है, वो हम पहले ढूंढेंगे। किसको घोला गया है, देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है ना। इन 20% C2H6O2 बाई मास, 20% C2H6O2 है बाई मास, मास बाई मास का मतलब क्या हुआ, W/W लिखा हुआ है, बाई मास, तो बाई मास है। अभी इसमें ये तो नहीं पता कि सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट तो पता है इथाइलिन ग्लाइकोल है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट नहीं है, इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में बना है, इसीलिए सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि सॉल्यूशन है, ये तो दिया है, पक्की बात है, सॉल्यूशन है और कैसा है 20% है। 20% का मतलब क्या हुआ, टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, जिसमें से 20 ग्राम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, तो क्या दिया है आपको गिवन, सबसे पहले आपने कंपोनेंट के बारे में हम अलग लिख लें, कंपोनेंट 2 मतलब ये क्या है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल है ना।
कंपोनेंट 1 के बारे में अलग लिखेंगे, क्या क्या दिया है, यानी वाटर के बाद। ठीक, कंपोनेंट 2 के बारे में हमें क्या दिया गया है, W दिया गया है कितना, 20 ग्राम। ध्यान से पढ़िए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास, यानी सॉल्यूशन में जो इथाइलिन ग्लाइकोल है 20% बाई मास है। 20% बाई मास क्लियर हो गया, सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो W2 20 ग्राम है, तो W1 क्या निकलेगा, W1 यानी पानी का मास कितना हो गया, ठीक है। W2 20 ग्राम है, 20% है, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, तो 100 में 20 ग्राम ये है और बचा वो 80 ग्राम पानी। अब और क्या दिया है आपको, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए क्वेश्चन को, पहले ये देखिए कि दिया क्या है, व्हाट इज गिवन। अगर व्हाट इज गिवन यानी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपने सही कर लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। और कुछ नहीं दिया गया है, देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है या नाम दिया गया है, जब भी किसी कंपोनेंट का नाम दिया है मतलब इनडायरेक्टली आपको मोलर मास दिया हुआ है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया है, यानी C2H6O2, तो इसका मोलर मास यानी M2 क्या हो गया, M2 हो गया 2C प्लस H प्लस 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। सावधानी हम ये रखें कि इसको ऐसे ब्रैकेट में करके रखें, 6H है तो 6 इंटू 1 ब्रैकेट में रख लिया, 2 इंटू 12, 2 इंटू 16 ब्रैकेट में रख लिया, क्योंकि होता ये है कभी कभी होशियार वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, इसका पहले जोड़ेंगे बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये आया आपका 62 ग्राम मोल इनवर्स। थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम में जब हड़बड़ी होती है तो हम ऐसा सिंपल सा प्लस माइनस भी गलत कर देते हैं, हो सकता है आपका प्लस माइनस करने में ये 62 ना आए उस समय, तो आप ये याद थोड़ा सा ऐसे 2 इंटू सी ये लिखिए ये लिखिए ये लिखिए, पर ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल करके याद भी कर लीजिए कि इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 ग्राम पर मोल आता है, जिससे कि एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी होने वाली है अगर आपकी छोटी सी प्लस माइनस की गलती से पूरा सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो M2 यानी मोलर मास इसका निकाल लिया आपने और W2 इसका दिया है, इसका मोलर मास पानी है तो पानी का मोलर मास कितना होता है, इसका M1 कितना है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, आज क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन पूछा गया था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पूछा गया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, लगाइए दिमाग। अभी आपने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े थे, उनमें से मोल फ्रैक्शन यानी x2 के लिए आपने क्या पढ़ा था, x2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है ना। और N2 नहीं दिया है डायरेक्टली तो फिर आप क्या करेंगे, W2 अपॉन M2 करके निकाल लेंगे, N1 कैसे निकालेंगे, W1 अपॉन N1 प्लस N2 W2 अपॉन M2 ऐसे करके निकाल, W1 अपॉन M1। तो W2 यानी यहाँ पे कितना दिया गया है 20, 20 डिवाइडेड बाई 62, मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 62 अपॉन N1, N1 कितना है W1 80, 80 डिवाइडेड बाई 80 प्लस फिर से ये N2 मतलब 20 डिवाइडेड बाई 62। अब बच्चों मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आप यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेके बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, आपको क्या करना है, ये अलग पॉइंट में निकालिए और ये अलग पॉइंट में निकालिए, ये जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो ये दो वैल्यू आपको बस कैलकुलेट करनी है और निकालनी है।
कभी भी ये एलसीएम के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसा रायता फैलेगा कि वो समेट नहीं पाएंगे आप, छोटा सा मोल फ्रैक्शन का सवाल नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 20/62 ये वाला आ गया आपका, कैलकुलेट करने से 0.322 डिवाइडेड बाई 80/80 ये आया आपका 4.444 प्लस 0.322। तो ये आ गया आपका, जब कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.068। ठीक है, अब इसी से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाल सकते हैं, पानी का भी मोल फ्रैक्शन इसी से निकाला जा सकता है, तो यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक तरीका तो ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने का कि आप 1 माइनस जो भी x2 है उसको माइनस कर दें, यानी x1 इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस x2, यानी 1 माइनस 0.068। ये आ जाएगा आपका 0.932। ये आ गया। एक तो ये तरीका है आपको मोल फ्रैक्शन पानी का निकालने का, तो ये तरीका सिंपल है, बेहतर है कि आप ऐसे ही निकालें। अदरवाइज आपके पास एक दूसरा तरीका भी था, क्या था, x1 निकालने का तरीका n1/n1 प्लस n2। तो फिर से n1 की जगह आपका क्या हो जाता, w1/m1/w1/m1 प्लस w2/m। तो यहाँ पे फिर से इतना लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा 1 माइनस x2 करके इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग मोलैरिटी से रिलेटेड। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, क्या दिया है, फिर क्या करेंगे, क्या निकालना है उसको मार्क करेंगे। इसके बाद हम ये सोचेंगे कि कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 40 ml of solution, in 450 ml solution। ये आपका क्वेश्चन। ठीक, सो व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से, 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो ये 5 ग्राम ऑफ NaOH क्या है, पहले तो ये डिसाइड करना है हमें NaOH क्या है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH है, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कुछ नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, पानी। या तो एक्वस सॉल्यूशन लिखा हो गया, सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है मतलब सॉल्वेंट यहाँ पानी है, अदरवाइज कुछ इंडिकेशन सॉल्वेंट का होता है। तो NaOH क्या है, सॉल्यूट है, यानी NaOH यानी 5 ग्राम ऑफ NaOH। ये 5 ग्राम ऑफ NaOH कौन सा सिंबल हो गया, कौन सा सिंबल दिया है, कैची दी है W2, यानी क्या दिया है, अभी आप मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए लिखे, फिर आपको ये नहीं लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखना, सीधा लिखे W2। क्या दिया है, W2 5 ग्राम दिया है। और क्या दिया है, NaOH का नाम दिया है, यानी सॉल्यूट का नाम दिया है। सॉल्यूट का नाम दिया मतलब इनडायरेक्टली आपको मोलर मास दिया है, यानी सॉल्यूट का मोलर मास है तो बड़ा वाला M2 उससे डिनोट करेंगे। हाँ, तो M2 कितना दिया है, Na+O+H। Na का एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस H, तो ये हो गया अपना, H का कितना है 1, तो हो गया 40 ग्राम मोल इनवर्स। एटॉमिक मास या मोलर मास की यूनिट ग्राम मोल इनवर्स में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है, और क्या दिया है आप देखिए, 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का 440 ml दिया है, तो 440 ml क्या है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के लिए हम क्या सिंबल देंगे, वॉल्यूम के लिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो V, सॉल्यूट का वॉल्यूम है तो V2, सॉल्वेंट का है तो V1। अभी क्या कंडीशन है, अभी की कंडीशन में
इसका वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, यानी क्या दिया है आपको, V दिया है कितना, 450 ml। ठीक, निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल है M, यानी आपको M कैलकुलेट करना है। तो याद करिए, आपने मोलैरिटी का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था N2 V इन लीटर। और अगर ये ml में है तो N2 नहीं दिया गया है, तो N2 की जगह हम क्या लिखेंगे, W2/M2 लिखेंगे। तो डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, उसी को आप लगा दीजिए। यानी कैसे कैलकुलेट करेंगे, WM इक्वल टू W2 इंटू W2/M2 इंटू 1000/V इन ml। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो सारी चीज़ें क्या दी गई हैं आपको, अगर दी गई हैं तो आप फटाफट उसको कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू प्लेस करके। तो W2 कितना दिया है यहाँ पर, 5 दिया है, M कितना दिया है, 40 दिया है, इंटू 1000/V कितना दिया है, 450। मोलैरिटी काहे में आती है, मोल पर लीटर में आएगी आपका आंसर जो आएगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.2777। ठीक है, तो ये काहे के बराबर हो गया, 0.278। ठीक है, या 778 कर लीजिए, या 0.278 कर दीजिए, 3 डिजिट में लाना है। तो ये कट गया ऐसे, 90 आ गया, ये 0 कटा इससे, ये 0 कटा इससे। ठीक है, और फाइनली हम क्या करेंगे, इसका ये आ गया हमारे पास, यानी 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 इक्वल टू ये आएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आ गया आपका इतने मोल पर लीटर। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ट्राई वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है, विच सब्सटेंस इज सॉल्यूट एंड विच सब्सटेंस इज सॉल्वेंट। तो कंपोनेंट 1 क्या है और कंपोनेंट 2 क्या है। तो यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट 2 यानी सॉल्यूट क्या है आपका, इथेनोइक एसिड इन बेंजीन डिसॉल्व हुआ है। तो सॉल्यूट क्या हो गया आपका, कंपोनेंट 2 CH3COOH। और कंपोनेंट 1 क्या हो गया, कंपोनेंट 1 हो गया आपका बेंजीन। ये यानी आपने निकाल लिया, पहले पता कर लिया कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। यानी सॉल्यूट की जितनी चीज़ें हैं 2 करके सिंबलाइज करोगे, और जो सॉल्वेंट की जितनी चीज़ें हैं 1 करके सिंबलाइज करोगे। तो चलिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ये 2.5 ग्राम कौन सा सिंबल दिया है आपको, 2.5 ग्राम कौन सा सिंबल है, सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट का मास है मतलब W, और सॉल्यूट का है तो W2, यानी आपको क्या दिया है, W2 दिया गया है 2.5 ग्राम। ठीक, इथेनोइक एसिड का नाम दिया गया है, नाम अगर दिया गया है तो इनडायरेक्टली आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है M2। M2 कितना है, C2H4O2, तो निकलेगा 2C प्लस 4H प्लस 2O, तो इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो हो गया 24 प्लस 4 प्लस 32, ये हो गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। ये आ गया M2। इसी तरह से बेंजीन के बारे में यहाँ पे और क्या दिया है, देखिए पढ़िए। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया है, मतलब आपको क्या दिया है, W1 दिया है 75 ग्राम बेंजीन, यानी सॉल्वेंट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास मतलब W1 दिया है।
और मोलर मास भी सॉल्वेंट का दिया है M1, बेंजीन होता है C6H12। ज़रूरत हो तो इसको कैलकुलेट करिए, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी में हमें सॉल्वेंट के मोलर मास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सॉल्यूट के मोलर मास की पड़ती है। आपको पता है तो आप इसको ना निकालें। वैसे अगर जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एक बात दिमाग में रखेंगे कि M1 भी दिया है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज कर लेंगे। नाम दिया है इनडायरेक्टली, इसका मतलब वो दिया है। ठीक, तो इतनी चीज़ें दी गई हैं। W2 है आपके पास, M2 है, W1 है, M1 है, और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है मोलैलिटी। मोलैलिटी पूछा गया है, यानी स्मॉल m पूछा गया है। ठीक, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे आप मोलैलिटी को निकाल सकते हैं, लगाइए अब दिमाग। ये हमें दिया है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अगर हमें ये दिया है, ये प्रॉब्लम है, इतनी चीज़ें हमने निकाल ली तो दिमाग चलाना आसान हो जाता है कि इतनी चीज़ें हैं, इसकी सहायता से कैसे निकालेंगे, तुरंत दिमाग चलेगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका क्या है, m मतलब मोलैलिटी m इक्वल टू क्या है, N2 अपॉन W1 है। तो यहाँ पे आपको N2 नहीं दिया है तो W2 अपॉन N2 की जगह क्या हो गया, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। यही है ना मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप वैल्यू प्लेस कर लीजिए। m इक्वल टू क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ से इधर आ रहे हैं। आप जब क्वेश्चन अपनी कॉपी में करेंगे तो यहाँ से इधर राइट साइड में ना जाकर के नीचे 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 चलना है। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे कैलकुलेशन करके इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये ऐसे करके नहीं लिखना है, आपको हमेशा नीचे नीचे की तरफ बढ़ना है। तो W2 की जगह आपका आ गया 2.5 अपॉन M2 की जगह आ गया आपका 60 इंटू W1 है, W यहाँ 1000 अपॉन W1 है आपका 75 ग्राम। फॉर्मूला यूज करते समय ये जरूर लिखिए W1 इन ग्राम, नहीं तो थोड़े दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो हर बार इस तरह से लिखिए W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। अगर यहाँ किलोग्राम होगा तो फिर ये 1000 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, W2 अपॉन M2 की जगह N2 सीधा हो सकता है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, और ये अगर पॉइंट हटाते हैं हम यहाँ से तो एक और जीरो कट जाएगा, ये हो गया 25। तो 25 3 सा ये, तो ऊपर आ गया आपका 10 अपॉन 18। ठीक, तो ये आ गया 10 अपॉन 18। कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 0.556 मोल kg इनवर्स या मोल पर किलोग्राम। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।